दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। जैसा कि देख रहे हो कि सर आज का जो क्लासेस चल रहा है हमारा वो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का जो बुक है फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर 1 है, हम लोग उस पर बात करेंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अभी तक हम लोगों ने 2-4 क्लासेस हम लोगों ने ले लिया था। तो उसमें पहले लिया था कि लूसोलवा कौन था, फिर हम लोगों ने देखा था कि लूसोलवा के बाद नेपोलियन राजा बना, नेपोलियन ने क्या क्या फ्रांस में बदलाव करने के लिए चाहा और उसके बाद उसने क्या क्या घटनाएं की हम लोगों ने वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा। साथ में हम लोगों ने देखा कि जो नेपोलियन जब राजा बना तो राजा बनने के बाद या जो सम्राट बना तो बनने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां आई कि लोगों की जो दयनीय स्थिति थी या जो जीविका थी वो संकट में पड़ गई, यानी कि उनकी जो जिंदगी थी वो जीविका संकट पे आ गई। यानी कि ऐसी मर्मर स्थिति या ऐसी अति दयनीय स्थिति कि लोगों को जो चीज चाहिए उस चीज की एकदम अंतिम यानी कि इकाई पॉइंट उसको मिले, तो उस स्थिति में वो सारे लोग पहुंच गए थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में वो सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन आज का जो क्लासेस होगा हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई या जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा किन लोगों ने अपना हस्तक्षेप किया या किन लोगों ने अपने ज्यादातर भावों को, अपने मंसूबों को, अपने अंदर की जो भावनाएं उनको प्रकट की। इसमें कुछ कुछ हम लोग कवियों के नाम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखनी है कुछ हम लोग 4-5 कवि, जैसे कि आप मॉन्टेस्क्यू का नाम सुनोगे, इसमें आप जॉन लॉक का नाम सुनोगे, जियांग का नाम सुनोगे, ऐसे बहुत सारे आप जो दार्शनिक है, जो साहित्यक है हिस्ट्री के, यानी कि उस समय फ्रांस के, हम लोग उसके बारे में 4-5 लोगों के नाम हम लोग देखेंगे। साथ में उनके द्वारा कुछ कवि, उनके द्वारा कुछ किताबें हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ में देखेंगे कि कुछ ऐसी 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 बातें जिन्होंने बोला कि हमें ये चीज को अपनाना चाहिए हमारे देश में, और आज वो चीज इंडिया में भी और बाकी देशों ने भी अपनाया, हम लोग वो सारी चीजें को भी देखेंगे। तो आज का जो क्लासेस है इसमें हम लोग एक चीज सीधा देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके हस्तक्षेप के बाद जो फ्रांस की जो पूरी कायाकल्प है, जो फ्रांस की जो पूरी घटना है या जो फ्रांस की क्रांति है वो व्यापक रूप ले ली। वो क्या कर ली, एक व्यापक व्यापक रूप ले ली। तो आपको पता होगा कि दुनिया में जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास शिक्षा होती है, जिनके पास कुछ चीजों का ज्ञान होता है, उनको अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान होता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, कि सर सही पढ़ा रहे हैं, कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सब कुछ पता होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बता सकते हो कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। बात क्लियर है। तो उसी तरह कुछ फ्रांस में कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, है ना, क्योंकि देखो पढ़ना लिखना तो हर आदमी का करते बहुत पढ़ता भी है, जिनको पढ़ना आता है उनको बहुत अच्छा चीज है। तो कुछ कुछ फ्रांस में ऐसे ऐसे लोग आए जिनकी पढ़ने की रुचि थी और वो पढ़ाई के थ्रू से समझ गए कि कौन चीज सही है कौन चीज गलत है। क्योंकि आज पता है कि अगर मान लो किसी वस्तु का एमआरपी 10 रुपया है और वो व्यक्ति आपसे 12 रुपया ले, तो आप दोगे क्या? आप दोगे क्या? आप कभी नहीं दोगे। लेकिन अगर एमआरपी से कम ले तो आप आराम से दे दोगे। क्यों? क्योंकि आजकल का जनरेशन का रीजन है कि भाई लिख दिया गया है कि मिनिमम जो मार्केटिंग प्राइस हो वो 10 रुपया है, आप 10 रुपया से 12 रुपया नहीं ले सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको 10 की जगह 20 भी ले लेगा तो आदमी दे देगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जैसे ही कुछ पढ़े लिखे लोग आए यहाँ पे, किस पे? फ्रांस में, उस क्रांति में अपनी भूमिका निभाए, तो जो क्रांति की जो पूरी कायाकल्प है वो पलट गई। तो अब आप पूछोगे सर आप तब से ये बता रहे हो कि सर कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग आए। सर आप मेरे को ये बताइए कि आखिर ये कुछ लोग थे कौन? ये कुछ लोग थे कौन कि आप बार बार उसका गुनहगान गाए जा रहे हो? यार मैं बता दूं कि वो लोग कुछ नहीं थे, उनको एक नाम दिया गया था और वो नाम क्या था? मध्यम वर्ग। क्या नाम था? मध्यम वर्ग। तो एक था क्या कि 18वीं सदी में एक नया समाज का उदय हुआ। क्या हुआ? एक नया समाज का उदय हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग। क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग। आप समझिए 18वीं सदी से पहले हम लोग जानते थे कि जो फ्रांस का समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 स्टेट। ये जो था ये पादरी लोगों का था, ये कुलीन लोगों था, और ये जो था जो पादरी और कुलीन को छोड़ के जो बाकी लोग होते हैं, इसमें किसान लोग भी आते थे, इसमें बड़े किसान लोग भी आते थे, इसमें व्यापारी लोग भी आते थे, इसमें वकील लोग भी आते थे, इसमें भूमिहीन किसान भी आते थे। लेकिन यही जो तृतीय स्टेट के जो कुछ कुछ लोग हैं, जैसे कि वकील, कुछ कुछ व्यापारी, तो वही लोग क्या हो गए? बाहर आए और अपने को
अपने को फ्रांस की जो पूरी क्रांति थी उसमें सबसे आगे रखा और आगे रख के पूरी क्रांति को बदल दिया। और यही लोग जो है जो तृतीय स्टेट बाद में कट कर एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, मध्यम स्टेट या मिडिल स्टेट या मध्यम वर्ग। बात करें यही जो तीनों वर्ग के लोग हैं, प्रथम वर्ग के लोग, द्वितीय वर्ग के लोग और तृतीय वर्ग के लोग, यही लोगों में से जो तृतीय वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें से जो बड़े किसान लोग थे, जो बड़े व्यापारी लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो वकील लोग थे, वो लोग क्या किए, अपना एक नया समूह बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, मध्यम वर्ग। तो क्वेश्चन कभी आपसे आ सकता है कि मध्यम वर्ग का उदय किन स्टेट से हुआ है या किस स्टेट से हुआ है, तो आपको क्या बताना है कि तृतीय स्टेट से ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। पूछेगा कितना में, तो आपको क्या बताना है कि 18वीं सदी में वो उदय हुआ है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझिए कि अब आपके मन में आता होगा सर कि इसमें कौन से लोग होंगे, तो मैंने तो बता दिया कि व्यापारी लोग। तो इसमें जो समुद्र पार के जो व्यापारी थे, जो लोग समुद्र पार से व्यापार करने के लिए आते थे, वो लोग शामिल थे। वो लोग जो ऊनी तथा जो रेशम के वस्त्र उत्पादन करते थे वो लोग शामिल थे। और जितने भी आप निर्माता देख रहे हो, किसी भी चीज का निर्माण करने वाला, जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, जो उत्पादक होते थे, तथा वकील हो गए। क्यों वकील हो गए? और वकील जैसे ही लोग जो प्रशासनिक सेवा देते थे किसको, फ्रांस की सरकार को, यानी कि फ्रांस के साम्राज्य को, जब लुई सोलवा उसमें शासन कर रहा था, तो ऐसे लोग क्या हो गए, इस वर्ग में शामिल हो गए। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है सर कि आखिर मध्यम वर्ग में इनमें से कौन है, और ऑप्शन दे देगा। वकील में आ जाएगा तो वकील मार देना है, आएगा समुद्री पार व्यापारी तो मार देना है, उत्पादक आएगा तो मार देना है। बात करें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे लोग इंक्लूड हुए जो लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। जो लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। आप बताओ, मैंने क्या बोला कि पढ़े लिखे को पता है कि वो लोग क्या होते, उनको सही गलत का पता होता है। तो अब जब इनको सही गलत का पता चला तो पहली बात कि इन्होंने एक चीज करा। क्या करा कि इनको जब पता था कि हमारा हमारा जो समाज है वो साला अंधविश्वास पे चल रहा है। यहाँ पे लोगों को ये पता नहीं कि अधिकार किसको देना चाहिए या अधिकार किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको 5 रुपए का सामान 10 में भी बेच दोगे तो वो ले लेगा। तो उसी तरह जो साम्राज्य चल रहा था जो फ्रांस का, तो उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी कि कुछ स्टेट को, यानी कि तृतीय स्टेट को छोड़कर ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं, इनको क्या दिया हुआ था, जन्मजात अधिकार दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, जन्मजात अधिकार दिया हुआ था कि तुम अगर पादरी वर्ग में जन्मा है तो तुमको किसी तरह का कोई कर देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम कुलीन वर्ग में जन्मा है, यानी कि द्वितीय स्टेट में जन्मा है, तो तुमको यह अधिकार है कि तुम तृतीय स्टेट के लोगों से सामंत कर लो। यह अधिकार दे दिया गया था। तो यही जो अधिकार है, ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको लगता था कि साला ये जो अधिकार दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि समझे मेरा बात कि जब लुई सोलवा जब राजा बना तब तो उसके पास क्या था, तब उसके पास जो पैसे थे वो तो पूरा खत्म हो गया। अब जब खत्म पूरा पैसा हो गया तो लुई सोलवा को तो अब अपना शासन चलाना था, अपनी पूरा राज्यकाल चलाना था। जितना मतलब बेतुका जो खर्चा था वो भी उठाना था, अपना शानो शौकत भी पूरा करना था, उसकी जो बीबी थी मेरी एंटोनेट उसका भी खर्चा उठाना था। तो खर्चा पाएगा कहां, मुड़ेगा तो यही लोग थे ना, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, क्योंकि ये दोनों से तो पहले बोल दिया कि कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं। तो अब मुड़ना तो इन्हीं लोगों से है ना, इन्हीं लोगों से ना। पूरा मुड़िया तो मुड़ ही गया था, जो चुटिया बचा वो भी मुड़ने के चक्कर में था ये लोग। जो एक टकला होता है ना पूरा, जिसका बाल नहीं होता है, वो एक चुटी रखता है, वो भी मुड़ने के कगार में था। तो इतना जब कर बढ़ा दिया तो कर देखिएगा, आप समझिएगा कि इनमें ज्यादातर कैसे लोग शामिल थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, साथ में जो व्यापार करते थे। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में सीमा कर था, उत्पादन कर था, शुल्क कर था। क्योंकि आप लोग जब 10 में जाओगे तो उसमें पढ़ोगे कि फ्रांस का शासन में जब लुई सोलवा शासन कर रहा था ना, तो उस समय एगो कुछ डिस्टेंस था, करीबन मान लो जितना डिस्टेंस होगा, तो देखिए सामने वाला डिस्टेंस, मतलब समझ लीजिए कि आपके घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस में उसको एक जगह से दूसरा जगह जाने में उसको टोटल 11 को चौकी, यानी कि चौकी में समझते हो ना, वो खटिया वाला नहीं, यानी कि 11 को मैं बोल सकता हूँ एरिया को क्रॉस करना पड़ता था। जिसमें ये जो लुई सोलवा है ना, और जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन क्या क्या था कि अपना
अपना अपना ये बैठा दिया था, मैं क्या बोल सकता हूँ कि अपना अपना लोग बैठा दिया था, और हर जगह ना, हर जगह अपना अपना कर व्यवस्था, अपना अपना पैसा अपना अपना लागू कर दिया था। आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ जब काम किया, ठीक है, वो सब सारा जब काम किया, या फिर अब इसमें क्लास 10 में भी देख सकते हो वो चीज, अगर है तो मैं बता दिया होगा वीडियो में। तो जब जब टैक्स लगा किस पे, सीमा कर पे, यानी कि व्यापार कर पे, साथ में उत्पादन कर पे, और जो वकील लोग थे इन लोग को तो देना ही पड़ता था। तो जब इतना जब सारा इन लोग को जब कर में वृद्धि हुआ, किसमें वृद्धि हुआ, कर में जब वृद्धि हुआ, तब इनको पता चला कि अरे साला, जब से हम लुई सलवा के सरकार में है, हमारा तो सब कुछ चौपट हो रहा है भाई, क्योंकि कमा हम रहे हैं, और वो राज पर राज किया जा रहा है, उसको अपना शौक पूरा करना है, बीवी को घुमाने लेके जाना है, ससुराल जाना है, मायके जाना है, ये करना है, फलना तो उसका ढेक, कुछ नहीं, सब कुछ करना है, पैसा कौन हम देंगे। तो दिक्कत इसको हुआ, इनको दिक्कत हुआ। जब दिक्कत हुआ तो इन्होंने पहले क्या बोला कि हम क्यों पैसा दें, आखिर हम क्यों पैसा दें, इनको भी बोलो ना पैसा देने के लिए, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को। तब इन्होंने जोर आवाज उठाया कि किसी को भी जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होता है। जो व्यक्ति अगर वो चाहता है कि मेरे को अधिकार मिले, मेरे को किसी एक पार्टिकुलर चीजों में, अच्छी चीजों पे मेरे को रखा जाए, तो उसके लिए उसको उसकी योग्यता होनी चाहिए कि जो फला आदमी अगर अच्छा व्यक्ति है, उसका हम बात सुनेंगे, तो साला पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो खुद भगचौंदर है तो उससे क्या हम पढ़ पाएंगे। आप बोलोगे सर नहीं। अगर वो मान लो कि आप सलाह लेने किसके पास जाओगे, अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो क्या 8 वाले के पास जाओगे सलाह लेने के लिए। आप बोलोगे सर नहीं। क्या आप 9 में हो तो क्या 9 वाला के साथ सलाह लोगे। आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि खुद की तो लेवल है सर। आप सलाह किसे लोगे, 10 क्लास से, 11 क्लास से, 12 क्लास से, अपने टीचर से। तो आप अपने से ज्यादा शिक्षित लोगों के पास जाओगे ना सलाह लेने के लिए। तो फिर इनका कहना था कि आखिर किसी को जन्मजात अधिकार क्यों, क्योंकि जब उस आदमी का 2 पैर है, मेरे पास 2 हाथ है, उसके पास 2 हाथ है, मेरे पास 2 कान है, उसके पास 2 कान है, मैं जितना काम कर सकता हूं साला वो भी इतना काम कर सकता है, तो आखिर जन्मजात अधिकार क्यों। ये जो क्वेश्चन था, ये मध्यम वर्ग के लोगों के माइंड पे पूरा गहरा प्रभाव डाला, और इन्होंने बोला कि किसी को भी जन्मजात अधिकार नहीं देना है। अगर किसी को अधिकार देना है तो उस व्यक्ति का योग्यता पर, किस पे, योग्यता पर होना चाहिए। अगर किसी को सामाजिक हैसियत यानी कि सामाजिक योग्यता चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे को छूट दो, मैं ये फलना तुझका ढेक मैं, तो अगर वो मैं करता है तो उसकी योग्यता होनी चाहिए, तब उसको छूट मिलेगा। ये बात किसने कहा, मध्यम वर्ग ने कहा। यहां तक बात क्लियर है कि मध्यम वर्ग का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अगर किसी को जन्मसिद्ध अधिकार चाहिए तो उसको अपनी योग्यता बतानी पड़ेगी कि मैं 9 में पढ़ता हूं, मैं 10 में पढ़ता हूं, तब मैं आपको उस वाले योग्यता पे मैं रखूंगा। यहां पे बात क्लियर है। अब देखिए, यहां तक तो इन्होंने बोल दिया कैसे ऐसे करना है। अब उसमें से, उस मध्यम वर्ग में से कुछ कुछ लोग आगे आए, और आगे आके इन्होंने पूरी क्रांति को बदल दी। क्या की, पूरी क्रांति को बदल दी। और इन्होंने कुछ कुछ बातें ऐसे कहीं लोगों के सामने, लोगों को सुनाई मिला, जिससे लोग भी भारी मात्रा में, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जो बाकी जो मध्यम वर्ग में जितने लोग शामिल हुए, उसके बाद जो लोग बचे वो भी उमड़ कर आए। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, इसमें 4-5 लोग हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जॉन लोक हो गए और जियांग जाक हो गया, ये 2 लोग हो गए, और साथ में रूसो। ये जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे दार्शनिक थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे कि जो चीज अपने आंख से देखें, कि जो चीज अपने आंख से देखें, उसी चीज को क्या करते थे, वो सही तरीके से, अच्छा चीज से लोगों को एक्सप्लेन करते थे। जैसे मेरे को जो आपके चैप्टर में जो चीज मेरे को समझ में आया, मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, तो मैं भी आपके लिए दार्शनिक ही में हुआ। बात क्लियर है। तो वो उस समय का दार्शनिक था, जो पूरे दूरदृष्टि वाला नहीं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे रामायण में बरबरी था ना, जो पेड़ के पास लटक के पूरा रामायण देखा था अपना सर के बलबूते पे, तो ऐसे ये जो जॉन लोक हो गया, जियांग जाक हो गया, जो रूसो था, वो ऐसे ही दार्शनिक था। वो दूर से ही देख लेता था कि क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाला था। इन्होंने जब पूरे अच्छे से चीजों का मंथन किया, जब पूरे अच्छे से चीजों को देखा, तो इन्होंने क्या पाया कि हमारे देश में साला बुड़बक का सरकार चल रहा है, और हम पे ही वो क्या कर रहा है, कर पे कर, कर पे कर, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है। तो अगर हमको अपना समाज को ठीक करना होगा, तो सबसे पहले मेरे को स्वतंत्रता, समानता यानी कि समान का नियम तथा समान अवसरों के लिए विचार पर आधारित एगो क्या बनाना पड़ेगा, समाज बनाना पड़ेगा। तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं।
तभी जाकर क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने देखा कि हमारा जो समाज है ना वो केकड़ा की तरह है। कैसा है, केकड़ा की तरह। आप एगो बर्तन में केकड़ा रख दोगे ना, तो जैसे ही एगो केकड़ा तो बर्तन तो चढ़ने खोजेगा तो नीचे वाला पैर वो खींच के टान देगा, बोलेगा हम चढ़ो। क्या बोलेगा, हमको चढ़ना है। फिर जैसे वो नेक्स्ट चढ़ेगा तो फिर तीसरा टान देगा, यानी कि कभी भी वो केकड़ा पार नहीं कर सकता। तो हमारा जो साम्राज्य बना था वो केकड़े की तरह बना था। अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारा विकास करना है, हमारा सब कुछ करना है, तो पहला बात हमको स्वतंत्र होना पड़ेगा। दूसरा, हमको समान नियम तथा समान अवसर मिलना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को क्या मिले, विशेष अधिकार मिले, कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, सबसे आगे ही लोग हो, यहां तक वोट भी डालने के लिए ही लोग जाए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तो ऐसा क्यों, इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए सबको, समान नियम भी होना चाहिए और समान सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा समाज हमारे पास हो तो वाकई में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग विकास कर सकते हैं, हम लोग क्या हो सके, आजाद हो सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसर वाले समाज की कल्पना किसने की थी। क्या क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसर वाले विचार आधारित समाज की कल्पना किसने की थी। और ऑप्शन में या फिर जैंग लॉक दे देगा, या जैंग जाक दे देगा, या रूसो दे देगा। तो इसमें से कोई एक दे देगा, आपको मार के सही आ जाना है, आपका जो नंबर वो मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 18वीं सदी में क्या हो गया, मध्यम वर्ग का उदय हो गया। इसमें शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग आए। साथ में देखा कि यही लोगों का मानना था कि किसी तरह का कोई जन्म अधिकार नहीं मिलता है किसी को। साथ में अगर किसी को अपनी हैसियत समाज में अगर बतानी है कि मैं हूं, मैं अच्छा आदमी हूं और मेरे को अधिकार मिलना चाहिए, विशेष अधिकार, तो उसको अपनी योग्यता बतानी पड़ेगी। और इसी आधारित पे जो जॉन लॉक है या फिर जियांग जाक जो होता है, फिर जो रूसो दार्शनिक है, इन्होंने क्या बोला कि हमको एक ऐसा समाज का बनाना पड़ेगा जिसमें सबको स्वतंत्रता मिले, सबको सबके लिए समान अधिकार हो और सबके लिए समान अवसर मिले। अगर ऐसा समाज हम लोग बना देते हैं, अगर हम ऐसा समाज बना देते हैं तो हमारा समाज का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बात क्लियर है। साथ साथ में आप देखोगे कि अब वो एक किताब था जिसका नाम क्या था, टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट को। क्या था, टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो किताब था इसको किसने लिखा था, लॉक ने लिखा था। किसने लिखा था, लॉक ने। किसने लिखा था, क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया है कि टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट किताब को किसने लिखा, तब को क्या बताने कि लॉक ने लिखा था। किसने लिखा था, लॉक ने। और लॉक का पूरा नाम क्या है, जॉन लॉक। क्या नाम है, जॉन लॉक। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट को किसने लिखा था, आपको क्या बताना है, जॉन लॉक ने लिखा था। किसने लिखा था, जॉन लॉक ने लिखा था। लोगों ने देखा कि जो जॉन लॉक ने क्या लिखा था, टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस नाम की एक किताब लिखा था, ठीक है। और इसमें इसने क्या लिखा कि इसमें राजा के जो देवी और जो निरंकुश अधिकारों की जो सिद्धांत है उसको क्या किया गया था, खंडित किया गया था। यानी कि जो टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट का जो किताब लिखा किसने, जॉन लॉक ने, इस किताब में इसमें क्या लिख दिया कि राजा के पास जो देवीय शक्ति है या राजा के पास जो निरंकुश अधिकार जो दिया गया है, उस अधिकार को इसने क्या किया, उसको खंडित साबित कर दिया। यानी कि उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट किताब को पढ़ा था, क्योंकि जॉन लॉक तो पहले से वो मशहूर व्यक्ति था, वो तो पहले से फ्रांस के बारे में लिखता था। तो अगर टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट वाली जो पुस्तक है, जिन्होंने पढ़ा तो उनको तो पता चल गया कि राजा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं होता है और जो राजा कर रहा है ना वो एकदम गलत कर रहा है। पता चल गया होगा, वो तो पता चल गया होगा। साथ में ये जो प्रस्ताव था, ये जो बोला गया कि राजा के पास कोई देवी शक्ति नहीं है और राजा के पास जितने भी निरंकुश अधिकार है वो सारे गलत है, यानी कि राजा के पास जितने भी अधिकार दिए गए वो सब क्या है, गलत है। तो इसी बात का, यही जो प्रस्ताव था, यही जो बात है, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया, रूसो ने। किसने किया, रूसो ने। और रूसो ने क्या लिखा अपनी किताब में कि जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच क्या होना चाहिए, सामाजिक अनुबंध के आधार पर क्या होना चाहिए, सरकार का प्रस्ताव रखना चाहिए। ये किसने बोला, रूसो ने। तो समझिए मेरा बात, रूसो का कहना क्या है कि टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट वाला जो किताब था जिसने जॉन लॉक ने लिखा, तो वो तो बोल दिया कि जो राजा के पास किसी तरह का कोई दैवीय शक्ति नहीं होता है और राजा के पास जितने भी अधिकार है वो अधिकार निरंकुश अधिकार है
और ये जो जितने भी अधिकार दिया गया उसका क्या कर दिया, ये खंडित कर दिया कि ये सब गलत अधिकार उसको मिल गया है। क्योंकि क्योंकि बोला गया ना कि जिस जो जो आदमी खुद गलत है उसको पास सही भी शक्ति दे दो तो उसका गलत यूज करता है। भस्मासुर तपस्या पूरा किया, शिव जी को प्रसन्न कर दिया, तो भस्मासुर बोलता है कि शिव जी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोगों को छूऊं तो भस्म हो जाए। अब ये तो, अब भोले भंडारी तो भोले होते हैं, वो तो उसको आशीर्वाद दे दिया। अब साला वो पहले ट्राई भोले बाबा पे ही करने गया था। तो ऐसे जब 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 इसको अधिकार दिया गया, वो तो खुद पागल है, तो फिर क्या करेगा, उसका वो उल्टा गलत तरीका से अपना अधिकार अपनाया। तो यही वाला जो जॉन लॉक था अपने किताब में लिख दिया कि साला उसके पास जितना भी अधिकार दिया गया सब क्या है, गलत है, सब क्या है, गलत है। तो ये जो अधिकार उसको गलत गलत साबित किया, तब रूसो ने क्या किया कि उसने और एक किताब लिखा जिसमें बोल रहा है कि ये जो है ना, जॉन लॉक सही बोल रहा है, जॉन लॉक का आदमी सही बोल रहा है, वो अपने किताब में सही लिखा। और साथ में इसने बोल दिया कि अगर हमको एक समाज बनाना ही है तो क्यों ना ऐसा समाज बनाए जिसमें जनता और उसके जो प्रतिनिधि हो, यानी कि जनता रहे और जनता के द्वारा कुछ लोग खड़े रहे, और उनके बीच कैसा होना चाहिए, एक अनुबंध पर, यानी कि एक पत्र पर साइन होना चाहिए, एक कानून के आधार पर क्या बनना चाहिए, एक सरकार बनाया जाए। कौन बोल दिया, रूसो बोल दिया। तो ये तो कुछ बोला था और ये थोड़ा क्या कर दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया। तो अब लोगों के मन में आ गया बात कि साला उतना दिन तो सब हम तो क्या बोलते हैं अंधेरे में थे, उतना दिन तो अंधेरे में थे हम लोग। जब रूसो ये सी बात बोल देता है, जॉन लॉक ये बात बोल देता है, तो फिर और एक आदमी था, और ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, मोंटेस्क्यू ने किताब लिखा। किताब का क्या नाम था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या नाम था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का एक किताब लिख देता है। कौन लिख देता है, मोंटेस्क्यू। और इस किताब में उसने क्या बताता है कि हमारा जो देश, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉन लॉक ने क्या बोला कि राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, राजा के पास, राजा जो भी कुछ काम करता है वो गलत काम करता है। और इसी बात को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, रूसो। रूसो बोलता है कि एक अनुबंध का आधार पे एक समाज बना दो। अब इसी बात को और आगे लेके चला जाता है कौन, मोंटेस्क्यू। और ये अपना किताब लिखता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें यह बताता है कि हमारा जो सरकार होना चाहिए उसके अंदर विधायिका का पावर होना चाहिए, उसके अंदर कार्यपालिका होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यायपालिका होना चाहिए। अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अगर हम लोग सत्ता को बांट देंगे तो हमारा जो समाज कैसा होगा, वो एक अच्छा हो जाएगा, और वो जो समाज बनेगा एक अच्छा बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि मोंटेस्क्यू ने कौन सा किताब लिखा, तो क्या बोला, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का किताब लिखा। पूछ देगा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का किताब किसने लिखा, तो फटाक से मन माना चाहिए मोंटेस्क्यू ने लिखा। अब क्वेश्चन आएगा कि आखिर इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांटने का बारे में किसने बोला, तो मोंटेस्क्यू ने बोला। पूछ देगा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या लिखा था, तो क्या बताएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया था। यहां बात करें। अब देखिए कि आखिर ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मन का बात इस मोंटेस्क्यू नाम का जो व्यक्ति था या जो दार्शनिक था, इसके मन में कैसे आया। तो ये बात था जब ब्रिटेन का ब्रिटेन का जब 23 गो उपनिवेश को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था। और मैंने आपको यह बताया था कि फ्रांस तब खाली हो गया जब वो अमेरिका का सपोर्ट किया। कब, जब वो अमेरिका का सपोर्ट करता है। किस लिए, कि ब्रिटेन क्या करता है, अमेरिका का 13 गो जगह को अपना उपनिवेश बना लेता है, अपना अधिकार पे ले लेता है। तो उसी का क्या करता है, सपोर्ट करता है कि साला इसका सपोर्ट करेगा तो कुछ तो मेरे को देगा अमेरिका। लेकिन अमेरिका एकदम सपोर्ट नहीं करता है। जब सपोर्ट नहीं करता तो ये तो और गरीब हो गया। लेकिन अमेरिका को 23 को मिल गया, वो तो राजा हो गया, अमेरिका राजा हो गया, फ्रांस क्या हो गया, गरीब हो गया। तो फिर इसी के दौरान तो सारा कुछ का कार्रवाई हुआ था, बिल बढ़ाया, अपना कर बढ़ाया, सीमा शुल्क, टैक्स जो भी कुछ बढ़ाया, तो इसी के अंतर्गत तो बढ़ाया था। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात कब कहा, जब मोंटेस्क्यू ने जब देखा कि 13 उपनिवेश ब्रिटेन से अमेरिका दे दिया, तो बोला अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में ये राजा काहे नहीं हट सकता है। मोंटेस्क्यू समझ लिया था। तो जब इतने सारे मिल गए, क्योंकि देखो किसी भी काम का अगर सफल परीक्षण होना चाहिए तो वो शिक्षित लोगों के हाथों में होता है। क्योंकि जब तक हमारा देश तब तक आजाद नहीं होता जब तक गांधी जी नहीं आए थे। शिक्षित व्यक्ति थे ना भाई, जवाहरलाल नेहरू ने, तब तक शिक्षित व्यक्ति थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षित व्यक्ति थे ना। तो जब तक शिक्षित व्यक्ति का समावेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक कहावत है कि बोला गया कि जो लोग शिक्षित होते हैं ना, जो लोग शिक्षित होते हैं उनका मस्तिष्क भी क्या होता है, शिक्षित होता है। तो ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति के पास रहोगे तो दिमाग अपने आप बढ़ जाता है, बुड़बक के पास रहोगे तो खुद बुड़बक हो जाओगे, है ना।
अब एक बोरा आलू है, उसमें 2 सड़ा हुआ आलू रख देंगे तो क्या होगा, आलू भी सड़ जाएगा, बोरा भी सड़ जाएगा। तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होगा ना। तो जब इतने सारे लोग जब विवादित कर दिए गए, क्योंकि देखो किताब लिखा गया, बहुत अच्छे अच्छे किताब लिखा गया, लोग पढ़ने लगे, और सारे लोग जो हो गए, इतने लोग जब आगे आ गए, तो फिर क्या होता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने का काम करता है कौन, ये जो पुस्तकें आप देख रहे हो, ये जो देखे द ट्रीटीज ऑफ लॉज देखे, चाहे रूसो का किताब देखे, या द स्पिरिट ऑफ द लॉज देखे, ये जो किताबें थे, जब लोग पढ़ना स्टार्ट किए, लोग समझना स्टार्ट किए, ये जो काम किया कौन, पुस्तक किया और किसने किया, अखबारों ने। क्यों? क्योंकि लुई सल्वा ने जब कर लगाना स्टार्ट कर दिया, कर पे वृद्धि कर दिया गया, तभी ना ये लोग छटपटाया। क्योंकि एक आदमी को बोलो ना कि पानी में डुबा देंगे, पानी में डुबा देंगे, पानी में डुबा देंगे, वो मजाक ले लेगा, लेकिन जब उसको पनिया में डाल दो तब वो जरूर छटपटाएगा। अगर उसको तैरना देखो, बोलते कि पानी में कौन कूदता है, जिसको तैरना आता होगा या जो शौकीन होगा। अगर तैरना आता होगा तो हम तो तैर के उठ जाएंगे, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता होगा वो छटपटाएगा ना। तो जब इन लोग को ज्यादा टैक्स लगा, जब इन लोग को ज्यादा कर लगा, तो फिर यही लोग क्या करने लगा, विरोध करने लगा, किसका, फ्रांस के सरकार का, यानी कि लुई सल्वा का। तो ये जो ज्यादा विरोध किसने किया था, ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ये जो वर्ग के लोग हैं, यही लोग सबसे आगे आए थे, और हम सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया था। बात क्लियर यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने का काम किसने किया था। और क्वेश्चन आएगा प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट और मध्यम वर्ग। तो आपको क्या मारना है, मध्यम वर्ग को मार के आना, और आपको 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने कुछ डेट्स पढ़ी हैं, क्योंकि देखो डेट्स को भी तो रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें क्या घटना वो रिकॉल करना होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1774 में फ्रांस का राजा कौन बना, लुई सल्वा बना। और उस समय फ्रांस का पूरा राजकोष क्या था, खाली था। और ये क्या करता है, ये जो लुई सल्वा क्या करता है कि कर पे बढ़ा देता है, जिससे पूरी जो सरकार है वो क्या होता है कि लुई सल्वा के खिलाफ हो जाता है। क्या होता है, लुई सल्वा के पूरा वो क्या होता है, खिलाफ हो जाता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने देखा था क्या होता है, लुई सल्वा के वो पूरा लुई सल्वा का क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। साथ में हम लोगों ने देखा था कि 1789 में कब, 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान किया गया था। और आपको मैं एक अंदर वाली बात बताता हूं कि लास्ट बार जो एस्टेट जनरल का जो बैठक किया गया था वो 1614 में किया गया था। कब किया गया था, 1614 में किया गया था। कब, लास्ट बार, यानी कि अंतिम बार फ्रांस में अगर एस्टेट जनरल का बैठक का बात करोगे तो कितना, 1614 में, कितना, 1614 में। अब आपके पास क्वेश्चन आता होगा सर एस्टेट जनरल किया था। तो देखो जो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट के कुछ जो मानित गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनका एक संगठन था जो राजा के पास बैठता था और किसी भी कर पे या किसी भी बिल पे वो लोग आपस में बहस करता था। तो 1789 में अंतिम बार तो बैठक किया गया था। कब 1614 में। उसके बाद 1789 में, कितना में, 1789 में फिर से एस्टेट जनरल का क्या किया गया, बैठक बुलाया गया। रीजन क्या था कि उस बैठक में बोला के अब आप ना एस्टेट जनरल मत रहिए, अब आप क्या बन जाइए, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली बन जाइए। क्या बन जाइए, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली बन जाए। और ये तो काम किया, साथ में क्या किया, जो बस्तिल का जो किला था उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। बस्तिल के किला के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। साथ में क्या करता है कि 1791 में, कब, 1791 में, ये जो फ्रांस में जो लुई सल्वा का क्या होता है, लुई सल्वा को मार डालता है। कैसे करता है, मतलब सॉरी 1791 में क्या होता है कि जितने भी सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा देता है, और क्या करता है कि सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार दे देता है, और संविधान का एक निर्माण करता है। कब, 1791 में। कब, 1791 में। 1990 में क्या हुआ, एस्टेट जनरल को फिर से बैठक बुलाया गया, और तृतीय स्टेट जो उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या कर देगा, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली कर दिया गया। किसका, एस्टेट जनरल का। साथ में क्या किया गया, बस्तिल के किला पे आक्रमण किया गया, लूटा गया। क्यों, वो भी आपको पता है, एक अफवाह उठा गया था कि सभी नागरिकों को मार दिया जाएगा, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने देखा था। साथ में 1791 में क्या किया गया कि अपना एक संविधान बनाया गया, जिसमें जो शक्ति राजा को दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ में ये जो 92 से 93 के बीच में क्या हो गया था कि ये तो जब संविधान का बनाया गया तब क्या गया कि फ्रांसीसी गणराज्य बनता है, और उसी समय क्या करता है, जो राजा था ना लुई सल्वा, उसका सर काट कर उसका क्या देता है, उसको मार दिया जाता है। सर काट के क्या कर मार देता है। कब, 1792 से 1793 का बात है। अब 1804 की घटना होती है, जब नेपोलियन क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है, और जो बाकी जो यूरोप का जो भूभाग है उसको क्या करता है, वो जीत लेता है।
और फिर जो ये बोलता है कि किसकी जो गति होती है भूमि गति होती है, भूगति होती है, वो मरता ही लास्ट में। तो फिर ये तो कब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है, और 1815 में क्या होता है, फिर वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। उसके बाद फिर से सरकार बनती है। तो ये सारी हम लोगों ने घटना यहाँ पे देखा था। क्या देखा था कि फ्रांस में लुई सोलवा का शासन बना 74 में, फिर राजकोष पूरा खाली, कर बढ़ा दिया इतना में। 1789 में फिर से जो लोग थे वो लोग ने क्या किया, स्टेट जनरल का आह्वान किया, क्योंकि लास्ट बार तो 1614 में हुआ था। फिर उसके बाद उसी का नाम बदलकर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली रख देता है। और फिर 1791 में फिर क्या होता है कि लोग अपना संविधान बनाता है, और जितना भी अंकुश जो राजा पे अंकुश लगाना था वो अंकुश लगा दिया, और 92 से 93 के बीच में अपने एक गणराज्य बना लेता है फ्रांस का, एक स्वतंत्र गणराज्य बनाता है। राजा को मार डालता है यहीं पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन फिर आ जाता है कि हम तुम्हारा जैकोबिन क्लब के थ्रू से हम आ जाता है, क्या बोलता है कि हम देश को चलाएंगे, दिखा देंगे कितना से चलाने का। तो दिखा देता है हाथी का दांत जैसा, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ। फिर बाकी यूरोप को भी क्या कर लेता है, जीत के सत्ता अपना बढ़ा लेता है। साथ में क्या होता है, फिर इसका तो फिर अंतगति होता ही है। क्या होता है, वाटरलू के फिर मैदान में इसको हरा देता है। जब लोगों को पता चल जाता है कि इस साला तो गड़बड़ कर रहा है, जो ये तो लुई सोलवा से भी ज्यादा पागल है, तो फिर क्या है, इसको फिर वाटरलू के मैदान में हरा दिया जाता है। और फिर से वो सारी घटना, तो ये जो घटनाएं थी हम लोग को क्या देख रहे थे, लुई सोलवा को हराने के पक्ष पे देख रहे थे। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। लेकिन एक बात, वीडियो को शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।